मोदी की पप्पियां झप्पियां अब लोगों को चुभने लगी है। भारत की कमजोर होती फॉरेन पॉलिसी का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। मोदी जी खुद ही वर्ल्ड टूर पे निकल जाते थे कि आखिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। मोदी जी को कोई अवार्ड दे दो तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। Great friend, my great friend. बीजेपी सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पापा वॉर तो नहीं रुकवा पाए लेकिन गलवान बैटल पर बनी फिल्म को जरूर अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सरकार चीन को नाराज नहीं करना चाहती। आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का? चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते और बोलेंगे भी कैसे जब आपके ही विदेश मंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि भारत अभी छोटी अर्थव्यवस्था है और चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। फिल्म मेकर्स ने सोचा कि नाम बदल लेते हैं पर उससे बात नहीं बनी। अब खबर ये भी है कि फिल्म के 40% सीन्स रीशूट किए जा रहे हैं। दूसरी खबर जरा इस ट्वीट को देखिए। रियूटर्स का कहना था कि भारत यूएस के सामने टफ स्टैंड ले रहा है। इस न्यूज़ के बाहर आते ही बहुत से लोगों की पैंट गीली हो गई, लेकिन ये लोग ना तो यूएस सपोर्टर्स थे और ना ही ऑपोजिशंस के लोग। एक्चुअली ये सरकार के ही मंत्री थे जिन्हें बाद में सफाई देनी पड़ी कि नहीं ऐसा नहीं है। पापा कभी ताऊ जी को नाराज नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे चाबार पोर्ट तबाह कर दे या फिर इंडियन सेलर्स की जान ही क्यों ना ले ले। ये दोनों ही इंसिडेंट्स मोदी और उनकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी का सबूत है। जयशंकर की लेजर आंखें और मोदी की पप्पियां झप्पियां अब लोगों को चुभने लगी है। इंडियंस की रेपुटेशन अपने ऑल टाइम लो पर है और हर रोज किसी नए देश में हम एंटी इंडिया सेंटिमेंट का राइज देख रहे हैं। आखिर इस मोड़ तक कैसे पहुंचे हम और क्या है इस फेल्ड पॉलिसी के कारण? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। भारत की कमजोर होती फॉरेन पॉलिसी का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। नेहरू जी 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। ये भारतीय फॉरेन पॉलिसी का गोल्डन पीरियड था। नेहरू की चर्चा पूरी दुनिया में थी। वो जिस भी देश में जाते थे वहां हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए सड़क जाम कर देते थे, स्टेडियम्स फुल हो जाते थे। दुनिया का हर लीडर नेहरू को अपना दोस्त कहता था। आज भी लोग 1953 की बंदूक कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जहां एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ग्लोबल साउथ को डीकोलोनाइज करना था। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले बहुत से देश ऐसे थे जो अभी भी किसी यूरोपियन ताकत के गुलाम थे। अगले 15 से 20 सालों में इनमें से ज्यादातर देश आज़ाद हो चुके थे। जब दुनिया कोल्ड वॉर के चलते दो हिस्सों में बंट गई थी तो नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत एक तीसरी लहर शुरू की। देखते ही देखते 120 कंट्रीज इससे जुड़ गई जिन्होंने वॉर को रिजेक्ट किया और अपने सिटीजन्स की डेवलपमेंट पर फोकस करने को अपनी प्रायोरिटी माना। फिर वो यूएन में जिनेवा कन्वेंशन की ड्राफ्टिंग हो या फिर तिब्बत से आए दलाई लामा को असाइलम देना, हर जगह भारत को वर्ल्ड अफेयर्स में एक की प्लेयर की तरह देखा जाता था। आगे चलकर इंदिरा गांधी के वक्त में हमने बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से अलग किया और अमेरिका जैसी सुपर पावर कुछ नहीं कर पाई। आज तो हालत ये है कि रशिया से तेल लेने के लिए भी यूएस से परमिशन लेनी पड़ रही है और अमेरिका तो साफ कह चुका है कि वो रशियन ऑयल खरीदने के लिए भारत समेत 5 देशों पर टैरिफ्स बढ़ाने वाले हैं। Those 5 major purchasers right now of oil are China, India, Slovakia, Hungary, Azerbaijan.
नेहरू ना होते तो मोदी जी को नेहरू बनने का आइडिया ना आता, लेकिन आज उनकी पार्टी की पूरी मशीनरी आपको ये प्रूव करने में लगी है कि वो नेहरू से भी बेहतर है। उनके नाम पर स्टेडियम था तो इन्होंने भी बनवा लिया। वो स्वदेशी की बात करते थे, ये भी मेक इन इंडिया की बात करने लगे। उन्होंने चाइना को भारतीय जमीन पर कब्जा करने दिया तो इन्होंने भी, खैर छोड़िए। नेहरू जैसा नाम बनने के लिए साहब को भारत के अंदर ही नहीं विदेश में भी फुल इज्जत चाहिए थी। इसलिए 2014 में सुषमा स्वराज के फॉरेन मिनिस्टर होने के बावजूद मोदी जी खुद ही वर्ल्ड टूर पे निकल जाते थे। अब मोदी को सुनने तो कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं आएगा, इसलिए एम्बेसीज ने चार्टर्ड फ्लाइट्स और कुछ पैसों का लालच देकर हर देश में इंडियन डायस्पोरा को उनके स्वागत में बुलवाना शुरू कर दिया। फॉरेन लीडर्स के बीच स्मार्ट दिखने के लिए A+B² से लेकर नंबर 8 की डिप्लोमेसी तक सब कुछ ट्राई किया गया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = लेकिन नतीजा क्या रहा? जबरदस्ती की पपियां और छपियां मजाक बन के रह गई और जब ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट जुटाने का वक्त आया तो किसी बड़े देश ने भारत को बैक नहीं किया। कहते हैं कि किसी इंसान के बारे में जानना है तो उसके दोस्तों को देखो। आज भारत के क्लोजेस्ट एलाइज कौन है? अफगानिस्तान, अमेरिका, इजराइल और रशिया। इनमें से एक आतंकवादियों के कब्जे में है और बाकी तीनों वॉर क्रिमिनल्स हैं। ये दोस्ती भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हमें समझाते हैं। ट्रम्प के आने के बाद तो जैसे अमेरिका ने अब प्रिटेंड भी करना छोड़ दिया है, वो भारत को अपनी कॉलोनी समझने लगा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुई उसके थमने की अनाउंसमेंट भारत से पहले ट्रम्प ने कर दी। भारत एक एग्रीकल्चर देश है, फिर भी अमेरिका ने बोला कि हमारे कॉर्न और दूध खरीदो वरना और टैरिफ लगा देंगे। हमने तुरंत उनके साथ ट्रेड डील साइन कर ली। इस बीच एक कंट्रोवर्सी ये भी थी, यूएस से जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे वो वेजिटेरियन नहीं होंगे क्योंकि उनकी काउस को जो फीड खिलाई जाती है उसमें नॉन वेज एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। भारत में दूध सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं, पूजा में भी इस्तेमाल होता है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। पर सरकार ने उनकी नहीं सुनी और डील साइन कर ली। कमाल की बात तो यह है कि जब यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो ट्रम्प ने भारत को वार्निंग दे दी कि डील से बैकआउट करने की सोचना भी मत। भारत ने बैकआउट नहीं किया। दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है? इंडियंस को डिपोर्ट कर रहा है, H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए लाइफ मुश्किल बना रहा है और अब तो उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक कमांड में से इंडो भी हटा दिया और उसे वापस पैसिफिक कमांड का नाम दे दिया है। ये भी भारत की गिरती हुई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को दिखाता है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान से बढ़ती नज़दीकियों के कारण वो दिन भी दूर नहीं जब अमेरिका बोलेगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी तुमने सस्पेंड की है उसे फिर से लागू करो और हमारी सरकार सर झुकाकर बोलेगी यस सर, एनीथिंग एल्स। इजराइल से दोस्ती की बात करें तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ज़रूर हुई है लेकिन बहुत ही गलत टाइम पर। भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोऑर्डिनेशन बढ़ा है, लेकिन गाजा में हो रहे जेनोसाइड के चलते इजराइल इस वक्त दुनिया की मोस्ट हेटेड कंट्रीज में से एक है और इंडियंस यहाँ पर न्यूट्रल नहीं है। आईटी सेल के लोग आए दिन गाजा में मारे जा रहे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, फेक इजरायली अकाउंट्स बनाकर मुस्लिम्स के खिलाफ हेट्रेड फैलाते हैं। ये सब दुनिया नोटिस कर रही है। इसका लॉन्ग टर्म असर इंडिया की मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर ज़रूर पड़ेगा। ट्रेड और पुरानी कल्चरल रिलेशनशिप्स के कारण इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच रिश्ते अभी तो अच्छे हैं, लेकिन भारत में बढ़ता एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट इसे डैमेज कर सकता है। आपको क्या लगता है, जब मॉब लिंचिंग और बुलडोजर एक्शन होता है तो दुनिया को पता नहीं चलता? हो सकता है कि यूएई, कतर और सऊदी की सरकार कुछ ना कह सके, लेकिन सिटीजन्स का ओपिनियन तो आप चेंज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने हाल ही में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों का एक और दौरा किया है।
इंडियन मीडिया की माने तो मोदी जी वहां इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं कि अगला इलेक्शन लड़ने अमित शाह को ना भेज दें, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर है। देखिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। Hand in hand. Like two best friends in the schoolyard, Modi and Albanese inseparable. They couldn't keep their hands off each other. Let's have a hug. Another hug. Come here. Give me those hands. Those lovely hands. Let's hold those hands up to the sky. Wonderful. All right. Put them down. इसके अलावा लगातार हर दौरे पर इंडियन डिप्लोमेट से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। चैनल 7 के ब्लेक जॉनसन ने भी मोदी पर तंज कसते हुए ये कहा, This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. सोचिए अभी तो सिर्फ मजाक बन रहा है, तब क्या होगा जब ऑस्ट्रेलिया को पता चलेगा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली को जिंदा जलाने वाले हिंदुत्व टेररिस्ट को रिहा करने के लिए ओडिशा हाई कोर्ट को कहा है। 1999 के इस केस को ग्राहम स्टेन मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड की तरफ चले तो इस दौरे ने मोदी के 18 घंटे काम करने वाले दावे को भी बस्ट कर दिया। एक वेबसाइट के मुताबिक मोदी जी की उम्र के कारण उनके नैप टाइम्स का खास ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे वेन्यूज में उनके इवेंट्स रखने पड़ते हैं जहां पर सीढ़ियां ना हो। मोदी का एक मेजर क्रिटिसिज्म ये भी है कि 2014 के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक होने के बजाय मोदी सेंट्रिक हो गई है। द गार्डियन में छपा एक आर्टिकल कहता है कि मोदी जी को कोई अवार्ड दे दो तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। इनमें से बहुत से अवार्ड्स तो ऐसे हैं कि जिनके वो पहले और आखिरी रिसिपिएंट हैं। सीशेल्स का अवार्ड तो आपको याद ही होगा, जिसे AI से जनरेट करवाया गया था। हमें कैसे पता? क्योंकि अवार्ड सर्टिफिकेट में सीशेल्स ने अपने ही देश की स्पेलिंग गलत लिखी थी। ऐसी गलती कोई सिटीजन कैसे कर सकता है? आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक हमने भारत के पड़ोस की बात नहीं की, पर वहाँ बात करने के लिए अब बचा ही क्या है। पाकिस्तान और चाइना से तो हमारा झगड़ा था ही, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ईरान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे की एलाइज भी हमसे दूर हो रहे हैं। नेपाल कई सालों से इल्ज़ाम लगा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस अपनी हिंदुत्व पॉलिटिक्स को नेपाल में एक्सपेंड करना चाहता है। भारतीय सरकार नेपाल में ऐसी पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं जो वहां फिर से मोनार्की वापस लाना चाहती है, ताकि उन्हें भी हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट से पहले वहां पर इन्हीं लोगों ने प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाए थे, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 110 लोग घायल हो गए। इस तरह के इंसिडेंट्स को नेपाल के लोग फॉरेन इंटरवेंशन की तरह देखते हैं। इसी वजह से जब इंडियन जर्नलिस्ट नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट कवर करने पहुंचे तो उन्हें हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ी। बांग्लादेश की बात करें तो लॉजिक ये कहता है कि बांग्लादेश को इंडिया का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सेंटिमेंट भी बदल चुका है। बीजेपी का बार बार इंडियन मुस्लिम्स को बांग्लादेशी कहकर अटैक करना और बांग्लादेश के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर फैलाना अब उन्हें भारी पड़ रहा है। भारत ने रिसेंटली तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल बांग्लादेश के सामने रखा था, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने इस इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया और प्रोजेक्ट चाइना को हैंडओवर कर दिया। इसके लिए उन्होंने चाइना से 7,000 करोड़ का एक सॉफ्ट लोन भी लिया। बांग्लादेश हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन लैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए हम सिर्फ चिकन नेक के भरोसे नहीं रह सकते। इसलिए बीते कुछ सालों में इंडिया ने बांग्लादेश के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइंस जैसे कई प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए थे। अब इन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा
कोई कुछ नहीं जानता। श्रीलंका और म्यांमार में भी चाइनीज इंटरफियरेंसेस बढ़ रहे हैं और इंडोनेशिया में तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने $100 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। अफगानिस्तान से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हाँ, वो अभी हमारे साथ है, लेकिन तब तक जब तक चाइना उन्हें अपनी तरफ नहीं कर लेता। चाइना ये काम भी पहले ही कर चुका होता, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली एक टेरर स्टेट से डील करके अपनी रेपुटेशन नहीं डैमेज करना चाहते, इसलिए हमें अफगानिस्तान और चाइना के रिलेशंस पर ज़्यादा न्यूज़ देखने को नहीं मिलती। यानी अगर कल पाकिस्तान या चाइना के साथ वॉर हो जाती है तो हमारा साथ देने के लिए कोई पड़ोसी नहीं आएगा। बेस्ट केस सिनारियो में बाकी देश न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है। भारत की एक की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये थी कि उसने यूएस और इजराइल को अपना दोस्त बनाने के लिए खुद को पूरी तरह से एलिनिएट कर दिया है। यूरोप और इंडिया के बीच में भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था वो ट्रंप के टैरिफ के रिस्पॉन्स में था। जब से ट्रंप ने अपने यूरोपियन एलाइज पर हमला करना बंद किया है, तब से कोई इस एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को तो रशिया का तेल लेने से रोक दिया है, लेकिन यूरोप के देशों को एग्जेम्पशन दे दी है। इसलिए तो कहते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, लेकिन उनसे दोस्ती करना जानलेवा। और अगर आप इजराइल को अपना दोस्त मान रहे हैं तो फिर फॉर्मर CIA एजेंट जॉन किरकाउ को सुन लीजिए, जिनका कहना है कि इजराइल और मोसाद से दुश्मनों से ज्यादा फ्रेंडली कंट्रीज को खतरा रहता है। Many years, Mossad was permitted into CIA headquarters so we could have liaison meetings, exchange information, just have a normal intelligence exchange like the United States has with so many different countries around the world. But the Israelis would always bring gifts, and the gifts always had listening devices embedded inside with batteries. And we told them repeatedly, you have to stop doing this. You have to stop trying to bug our conference rooms. And they would laugh and say, oh, sorry. Well, this was a very serious issue. And so a determination was made, and I mean this was back in the 1980s. A determination was made that the Mossad is not allowed in the building. And so now our meetings with Mossad since the 1980s have been in a private office because you just can't trust them. The Israelis don't believe that they have any friends in the world. आप खुद ही सोचिए, ऐसे दोस्तों के होते हुए दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। पर क्या मोदी सरकार को ये बातें समझ नहीं आती? आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ये सरकार जानबूझकर पिछले 7 डेकेड्स की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद करने में तुली हुई है, वो भी सिर्फ एक आदमी की PR के लिए। कुछ लोग इसमें अदानी का एंगल भी जोड़ते हैं। ट्रेड डील के वक्त अदानी के ऊपर यूएस में एक फ्रॉड केस चल रहा था, जो ट्रेड डील होने के बाद अचानक ड्रॉप कर दिया गया। इजराइल में भी अदानी की बहुत सी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हाइफा पोर्ट भी शामिल है। लोग तो ये भी कहते हैं कि रिसेंटली इंडिया और चाइना के रिलेशंस में जो सुधार आए हैं उसकी एक वजह भी अदानी ही है, क्योंकि अदानी ने चाइना में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। इन बातों को आप कभी कंक्रीटली प्रूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन कनेक्शंस को इग्नोर करना भी जल्दबाजी होगी। आपको क्या लगता है, आखिर किसका प्रेशर है जो भारत सरकार खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने को तैयार बैठी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।